चलिए, अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत ही अच्छे से समझा, बहुत ही अच्छे से आपको पूरी इसकी फिजिक्स समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, डेट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, बेसिक टर्म्स हैं जो आपके आने वाले हैं यूज़ में, इसको हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक टर्म्स हैं, इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, देन फिर मैं गॉस लॉ बता दूंगा। और गॉस लॉ जब आप लोग पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि जितने भी वैज्ञानिक आए सबको आप लोग कहते हो कि यार फालतू इन्होंने ये बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए हो उसके बाद जब मैं गॉस लॉ बताऊँगा ना तो आप कहोगे वाह भाई वाह, अच्छा हुआ कि गॉस इस धरती पे पधारे और आपके लिए गॉस लॉ बनाया। ठीक है, चलिए पहले बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पहले तो आप लोग डेंसिटी को समझ लीजिए क्या होता है। कुछ बच्चों को पता भी होगा डेंसिटी क्या होती है, नथिंग दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब किसी एक वॉल्यूम में कितना मास है, अगर किसी वॉल्यूम में मास ज़्यादा है देन उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और किसी एक यूनिट वॉल्यूम में मास कम है देन उसकी डेंसिटी कम है। जैसे अगर एक यूनिट वॉल्यूम का अगर मैं थर्माकोल ले रहा हूँ तो उसका मास कम होता है, और उसी यूनिट वॉल्यूम का अगर मैं एक आयरन ले रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, लोहा, तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें मास ज़्यादा होता है। ठीक है, थर्माकोल का मास कम, डैट इज़ उसकी डेंसिटी कम उस यूनिट वॉल्यूम में, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। सेम अगर मैं चार्ज की बात करूँ, चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, तो यहाँ मास की जगह मैं किसकी बात करूँगा, चार्ज की। ये डेंसिटी किसकी हो गई, मास की हो गई। अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, चार्ज डेंसिटी की, तो ये क्या हो जाएगा, मास की जगह बस मैं क्या रख दूंगा, चार्ज रख दूंगा, और नीचे क्या रख दूंगा, वॉल्यूम रख दूंगा। क्या रख दूंगा, वॉल्यूम रख दूंगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आपके दिमाग में घुस गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नीचे वॉल्यूम ही है, नीचे ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम ही आए, क्योंकि ये जब भी हम लोग यहाँ देख रहे थे तो ये 3D की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, 3 डायमेंशन की बात कर रहे थे, मास को देखने के लिए उसके यूनिट वॉल्यूम में। पर जो नीचे वॉल्यूम आए चार्ज के कॉन्सेप्ट में, क्यों, क्योंकि चार्ज 1D में भी हो सकता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट, 2D में भी हो सकता है और 3D में भी। तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये किसका है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में समझते हैं। देखो अगर मान लो जैसे आपका चार्ज 1D में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डेट इज़ एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक लाइन में। जैसे मान लो मैं ये मान रहा हूँ कि एक लाइन में ही आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। देखो ये पॉजिटिव ना, जैसे तार नहीं जाता है, तार, वायर, ठीक है, तो ये तार है, एक वायर है, और इसमें क्या है, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखाना चाहूँ तो इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाने वाला है, चार्ज ना, और पर यूनिट लेंथ। शाबाश बच्चों, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हमको एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए थी जो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट इसकी लेंथ में, तो वो क्या है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी करस्पॉन्डिंग क्यों भी बढ़ेगा, और जो हमारा लैम्डा है वो क्या हो जाने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट देखूँ, छोटा सा, हाँ मैथमेटिक्स में बच्चे पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, तो इसको DQ करते थे, याद आ रहा है। ठीक है, बायो वाला भी समझ लो। ठीक है, छोटा सा पार्ट जब भी देखते थे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको DQ करते हैं। क्या करते हैं, DQ, दैट इज स्मॉल एलिमेंट ऑफ द चार्ज। जब मैं स्मॉल एलिमेंट ऑफ द चार्ज अगर ले रहा हूँ तो करस्पॉन्डिंग में स्मॉल एलिमेंट किसकी ले लूँगा, लेंथ की ले लूँगा। किसकी ले लूँगा, लेंथ की ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा, DL। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, और लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट के टर्म्स में हो गया,
और ये इन द जनरल फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए? फटाफट इसको लिख लीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फटाफट लिख लीजिए। फिर सरफेस का कराते हैं हम लोग और वॉल्यूम का कराते हैं। चलिए अब हम लोग किसका देखते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब किसको देखते हैं हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर तार में मेरा चार्ज फैला है तो मैं उसको लीनियरली देख रहा हूँ, दैट इज 1D इन ए लाइन। पर अगर मान लो मेरा चार्ज पूरे सरफेस में फैला हो, पूरे के पूरे सरफेस में फैला हो, दैट इज एक एरिया में फैला हुआ होगा, दैट इज एक एरिया में फैला हुआ होगा। जैसे अगर मैं मान लूँ एक प्लेन शीट ऑफ पेपर, क्या मान लूँ एक प्लेन शीट ऑफ पेपर, अरे चादर आती है ना लोहे की, सूखी चादर लोहे की जो चादर आती है, एक को आता नहीं है ऐसा, पता नहीं आप लोग क्या आते हैं, एक को आता है ऊन की चादर ले लो, सूखी चादर, ऐसा पता नहीं। ये देखो ये क्या है, इसके अंदर मान लो चार्जेस है, क्या है? चार्जेस हैं भाई। कोई भी लोहे की चादर है उसके अंदर क्या है? चार्जेस हैं, और इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, तो इन चार्जेस की मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ देखिए चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है आपके 2D के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? 2D के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, डेट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। रट्टाफिकेशन करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, और जब समझने लग जाएंगे तो खुद ब खुद लिखने लग जाएंगे। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज, जब यहाँ था पर यूनिट लेंथ, तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा? पर यूनिट सरफेस। वेरी गुड। और इसको एक और चीज़ हम लोग कह सकते हैं सरफेस के अलावा, सरफेस और एरिया, सरफेस और एरिया। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाई सिग्मा। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा। किसकी माँ? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाई ए, Q बाई ए। अगर मैं इसको स्मॉल एलिमेंट के टर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा? स्मॉल एलिमेंट के टर्म में लिखूं तो सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाई DA। और क्या लिख सकता हूँ इसको? और लिख सकता हूँ इसको, सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाई DS। ठीक है, दोनों ही टर्म्स सही हैं। तो ये किसकी बात हो गई हमारी? सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, छोटा सा ऐसे पार्ट ले लिया तो वो किसके लिए आ जाएगा? ये बाहर की तरफ DS आ जाएगा, और करस्पॉन्डिंग इसका मैं एक DQ देख लूँगा। बात समझ में आ रही है? फिगर बनाते जाइए, लिखते जाइए। ओके, अब हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझेंगे, और मैं ये मानूंगा कि वॉल्यूम वाला आप अपने से लिखोगे। और मैं ये मान के चलूँगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का आप लोग अपने से लिखोगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आखिरी में यही वाला किया था ना, याद आ रहा है? मास अपॉन वॉल्यूम करके। तो वैसे ही चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक होल वॉल्यूम में कितना चार्ज फैला हुआ है। अब होल वॉल्यूम में तो आप लोग समझ गए होंगे, अभी तक जो भी मैं गॉस लॉ ये सब कर रहा था सब हम लोग 3D कर रहे थे, और उसी के एग्जाम्पल थे। जैसे स्पेरिकल सेल वाला हो गया, या एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ हो गया। चाहे मैं एक बॉक्स ऐसे बना लूँ सुंदर सा, हाँ पता है इतनी अच्छी भी ड्राइंग नहीं है आप लोगों की जितनी, कुछ बच्चों की यहाँ बहुत अच्छी ड्राइंग है। अच्छा, मैं शेयर करूँगा, एक बच्ची की इतनी सुंदर ड्राइंग है, उसने मतलब मेरा एक फिगर बनाया था, फ़ोटो स्केच बनाई थी। इस पे इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया है, सर्च करना। अच्छा, मैंने चेंज फिजिक्स बाय गर्वित सर के नाम से सर्च करना है, फिजिक्स बाय गर्वित सर। ठीक है, इसी नाम से है, आईडी से है खुद की। गर्वित व्यास के नाम से थी, फिर व्यास गर्वित भूल जाता हूँ क्या है नेम आईडी का भी। तो फिजिक्स बाय गर्वित सर के नाम से होगी शायद इस समय, या फिर गर्वित व्यास के नाम से सर्च कर लेना। ठीक है, बाकी फेस तो आप लोग देख ही रहे हो मेरा, पहचान जाओगे। उसमें देखना इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई थी, उसने मुझे गिफ्ट दिया कि सर ये लीजिए आपका स्केच। मैं तो देखते मतलब मैंने बोला कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है,
देन उसने कहा कि हाँ सर, मैंने कहा ऐसे ही बनाओ बनाओ, मेरा भी बनाओ। तो उसने उस समय तो मतलब आर्टिस्ट का क्या होता है, मूड वगैरह होता है ना, देन उसका मूड जब हुआ तो फिर उसने बनाया। बहुत ही अच्छी उसने ड्राइंग बनी, बहुत ही अच्छा स्केच बनाया। उतने अच्छे स्केच मेरे तो नहीं है, ये मुझको पता है, ठीक है, काम चला हुआ है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए, अगर ये मान लीजिए ये क्या एक वॉल्यूम है, क्या एक वॉल्यूम है, तो देखिए इसमें से भी क्या हो सकता है, हमारे चार्जेस निकल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल सकती है। सिमिलरली अगर मैं इसको एक स्फेरिकल बना लूँ, कैसा बना लूँ, एक स्फेरिकल बना लूँ और यहाँ रख दूँ, तो इसमें से भी क्या हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या चार्जेस का मैं समझ सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको क्या लिखूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, देख लीजिए, इसको करेंगे इट इज डिनोटेड बाई रो। किससे डिनोट होगा, रो से, ठीक है। सिमिलरली है पूरा का पूरा, देखिए अगर एक बच्चे को एक कॉन्सेप्ट आ गया तो पूरी की पूरी फिजिक्स सॉल्व कर देगा। और आज मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ 3D तक की बात हुई है, 1D 2D 3D। कल को अगर n डायमेंशन खुलेंगे ना, 4D 5D 6D, ये मेरे बच्चे पढ़े हुए जो आगे कल को वैज्ञानिक बनते हैं, ठीक है। तो ये लोग ना ND में भी चार्ज डेंसिटी निकाल के आ जाएंगे, ठीक है, n डायमेंशन में भी यहाँ कर देंगे उसको। और सही बताऊँ तो अभी तो मान लो आप लोग क्लास 12th में हो, BSc के बच्चों से पूछना, उन्होंने n डायमेंशन वगैरह पढ़ा है। अच्छा, आप कहाँ से BSc के बच्चों को, टेंसर वगैरह उसमें कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, जब मैं BSc बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे अगर होता ना, फ्लो में होता, क्योंकि उनके में टेंसर तो है ही, मैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी उनको n डायमेंशन में निकलवा देता। ऊपर से जा रही है तुम लोगों के बात, समझ में आ गया मेरे। ये लिख लो, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। और क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, डेट इज स्मॉल एलिमेंट। लिख लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए। अब हम लोग गॉस लॉ को समझेंगे और फिर आप लोग कहेंगे कि हे गॉस, अच्छा हुआ कि आप धरती पे आए और आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल हमारे लिए बना दिया। अभी तक जितने वैज्ञानिक आए थे सबको तुम लोग कुछ ना कुछ बुरा भला बोलते रहते हो यार, हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। पर गॉस को आप लोग पक्का अच्छे से बोलोगे जब आप उनको समझोगे, ठीक है। आप सामने वाले आदमी को कब अच्छा बोलोगे, जब आप उसको समझोगे ना, ये तो बुरा भला बोलते रहोगे, ठीक है। इसको फटाफट लिख लो, फिर हम लोग गॉस लॉ को समझते हैं, ओके। मेरा जीवन में बड़ा संघर्ष हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग गॉस लॉ को समझते हैं। इरेज कर दो सारा बोर्ड सर जी, लिख लिया है हमने। स्क्रीनशॉट मत ही खींचना, पहले बता दे रहा हूँ, इसको नोट्स में लिख लो। स्क्रीनशॉट वाली आदत बंद करो ना। कॉपी में लिखा हुआ होगा तो दिख जाएगा, मोबाइल में लिखा होगा तो भले मोबाइल में इसको देखने के लिए खोलोगे, अब बाद में पता नहीं कितने टैब खुले रहेंगे उसमें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या खुल के रखा रहेगा। इसीलिए इसको कॉपी में लिख के रखो। यहाँ देखो, गॉस लॉ को समझते हैं। क्या समझते हैं हम लोग, गॉस लॉ। गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। किसको, हमको। उन्होंने तो मेहनत की भाई, तभी तो लॉ दिया। उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्लास 12 के जो आ रहे हैं, अगर उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
तो वो लोग बस एक काम करिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कौन निकालता है। अगर मैंने कहा कि ये एक क्लोज्ड बॉडी है, इसके अंदर मेरा चार्ज रखा है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही हैं पर यूनिट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है हमारे इस क्लोज एरिया से, यही हमारा क्या हो जाता है, फ्लक्स। तो गॉस ने कहा कि ऐसा है, इधर देखो कि इसके अंदर कौन है, चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कौन निकाल रहा है, चार्ज निकाल रहा है, ठीक है। तो चार्ज की वजह से, जिसकी वजह से, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है, तो तुम इसके अंदर कितने चार्ज हैं सिर्फ और सिर्फ उसी को निकाल लो। किसको निकाल लो, इसके अंदर कितने चार्ज हैं, चार्ज इंक्लोज्ड। देन उसको एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन से, और कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जितने चार्जेस हैं उनको निकाल लो, उसको जोड़ के रख दो और नीचे एप्सिलॉन रख दो। निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, निकल गया। ये था सरफेस, स्फेरिकल तुम्हारा, ठीक है। स्फेरिकल सेल बनाया, इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा Q1, Q2 और Q3। ये था प्लस, ये था माइनस, ये भी था माइनस। किसी ने पूछा इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई ई। गॉस ने कहा जोड़ दो, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निकल गया फ्लक्स, काम खत्म। दैट इज सो सिंपल। बात समझ में आ गई? गॉस ने आपकी लाइफ कितनी इजी बना दी, है कि नहीं? तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखाऊं, किस में लिखाऊं, डेफिनेशन में लिखाऊं, तो इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं। किस में लिख लेते हैं, डेफिनेशन में लिख लेते हैं कि गॉस लॉ स्टेट दैट the electric flux in a spherical cell, मैं spherical cell यहाँ लेके कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी closed अगर लो सरफेस तो उसकी बात होगी, ठीक है। spherical cell और any closed surface लिख देता हूँ, और any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed in it, ठीक है। तो गॉस ने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड इन इट। देखिए कितनी सिंपल बना दी ना इन्होंने आपकी लाइफ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई? फटाफट इसको लिख लीजिए, अब इस पे देखिए एक छोटा सा सवाल कराऊं, फिर इसकी प्रूविंग कराऊंगा, छोटा सा ऐसे ही। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई एक बात बताओ, मैं एक दो तीन मैं काम करता हूं, 2-3 मैं बॉडी बना देता हूँ, ठीक है, सर्किल की, एक ट्रायंगल की, और आपको बताना है इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। A B C D, ठीक है। मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके पहले आपको अपने से पॉज करना है, जो आपके आंसर आ रहा है उसे कमेंट में कर देना है। उसके बाद ये देखना है कि मैंने कैसे सॉल्व कराया है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये, ठीक है, सबके अंदर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेट इज फाई ई। सबके अंदर फाइंड करिए, +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, ओके। अलग अलग बॉडी बना रहा हूँ इसको, ठीक है, कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ जाओ। जरूरी नहीं है कोई भी हो, बस क्लोज बॉडी होनी चाहिए। ये हो गया +1 माइक्रोकूलम, -7 माइक्रोकूलम, ठीक है। फिर मैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर, देन इट इज क्यूब था, अब एक इसको बना दिया, ठीक है।
+2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, और एक ये +10 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। इन चारों के चारों जो आपका मैंने बॉडी बनाया है, इन चारों के चारों का आप लोग फटाफट कमेंट में अपने से पहले वीडियो पॉज करिए और इन जो भी मैंने बॉडी सरफेस बनाए इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, और फिर ये भी बताइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होंगी, सरफेस के अंदर जा रही होंगी कि इन सरफेस से बाहर की तरफ आ रही होंगी। ठीक है, फटाफट देखिए और करके बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला देखते हैं। देखिए गॉस लॉ ने क्या बोला कि फाई ई इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डेट इज़ 1 माइक्रोकूलम, डेट इज़ 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है आपकी, प्लस माइनस ही कट गया, 2 माइक्रोकूलम एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या आ रहा है आपका, फाई ई इज इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट डेट इज़ -2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चेक करते जाइए अपना फाई ई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने इन सबको जोड़ दिया होगा उनका गलत है, उनका गलत है। किसको जोड़ना है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, बॉडी के अंदर हो। बॉडी के अंदर कौन है, 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, ये दोनों तो बाहर है ना, इनको थोड़ी जोड़ना था, बाहर वालों को नहीं जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर हो। देखिए क्या लिखा है, चार्ज इंक्लोज्ड, चार्ज इंक्लोज्ड, तो अंदर तो यही है, इन्हीं को जोड़ो। कितना आ जाएगा, +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम डेट इज एप्सिलॉन नॉट -1 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इसका देखो, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंदर सिर्फ यही दोनों है, बाहर वालों से कोई मतलब ही नहीं है भाई, तो क्या आ जाएगा, +10 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, बताऊंगा क्यों नहीं मतलब है, एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, +8 माइक्रोकूलम एप्सिलॉन नॉट। जिन जिन बच्चों का यही आंसर आ रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, उनको आ गया समझ में। और जिन जिन बच्चों का नहीं आ रहा है वो इसको लिख लो और समझ लो कि जब भी हम चार्ज देखेंगे तो चार्ज जो बॉडी के अंदर इंक्लोज होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को देखेंगे, बाहर वाले चार्ज को नहीं देखेंगे, बाहर वाले चार्ज को नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी ना। ये कैसा है, निगेटिव, इसमें से कहाँ आ रही होंगी, अंदर की तरफ आ रही होंगी। सिमिलरली ये भी निगेटिव है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर की तरफ आ रही होंगी कहीं ना कहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन बना रहा हूँ, और इसमें से कहाँ जा रही होंगी, बाहर जा रही होंगी। तो यहाँ पे आपने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया विद द फ्लक्स। अब देखिए बाहर वाले को क्यों नहीं कंक्लूड करते, इसको आप लोग समझिए। जैसे मान लो ये मैंने एक चार्ज लिया, क्या लिया, ये एक चार्ज लिया, इस चार्ज को एक ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया, इस चार्ज को इस ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया। ये लिया डिब्बा, ये है मेरा चार्ज, इस चार्ज को मैंने ऐसे लिया और इस डिब्बे में बंद कर दिया। अब अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से चारों तरफ से निकाल रहा होगा इसमें से, लेकिन अगर मान लो ये चार्ज निगेटिव होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ले रहा होगा। तो अगर मैं इस सरफेस के अलॉन्ग देख रहा हूँ बाहर से, तो उसमें मुझे क्या दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हुई दिख रही होंगी ना, यहाँ से क्या दिख रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलते हुए दिख रही होंगी, और अगर निगेटिव हुआ तो आते हुए दिख रही होंगी। पर एक बात बताओ, अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा है, आउट ऑफ द सरफेस रखा है, तो सरफेस में अगर ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर इसकी यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही होंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये मेरा सरफेस यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बड़ा बनाता हूँ दिखिएगा कम से कम, ये सरफेस मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो भले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसकी यहाँ से यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही होंगी, अंदर की तरफ जा रही होंगी, पर उस समय यहाँ से निकल भी तो जा रही हैं। तो नेट अगर देखो तो जितनी अंदर जा रही हैं उतनी बाहर निकल जा रही हैं, तो क्या बचा, कुछ नहीं। यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, अंदर कुछ नहीं का, डेट इज़ जीरो।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर मान लो निगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स आ रही होंगी इसकी तरफ। भाई अगर मान लो ये पॉजिटिव की जगह से क्या हो गया हमारा निगेटिव, क्या हो गया निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहीं से इसकी अंदर की तरफ आ रही होंगी ना, अंदर की तरफ आके वहाँ से आ रही होंगी यहाँ से, और यहाँ से ऐसे बाहर निकल जा रही होंगी। कहाँ निकल जा रही होंगी? बाहर निकल जा रही होंगी। तो नेट क्या बचा आप देख रहे हो, नेट बचा तो भी जीरो। ठीक है, तो इसीलिए बाहर वाले चार्जेस को नहीं कंक्लूड करते, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अंदर वाले चार्जेस को देखते हैं। फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर एक बार मैं गॉस लॉ की प्रूविंग करा देता हूँ। अच्छा, मेरा कोई वीडियो मतलब 40 मिनट तक भी नहीं गया ना, तब भी तुम लोग पूरा अगर ना देख पाओ तो क्या बात है। क्लासेस कम से कम 45 मिनट्स की होती हैं। इतनी देर बैठने की आदत बनानी पड़ेगी बेटा अगर पढ़ना है तो। देखिए, कुछ बच्चों को मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को नहीं मन करता होगा फिजिक्स पढ़ने का, पर मैं बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा आदत बनानी पड़ेगी बैठने की। देखो, जब तक बैठोगे नहीं, इसी बस बैठ जाओ, वीडियो खोल के बस सुनते रहो। ठीक है, सुनते सुनते ही आदत बन जाएगी, सिर्फ सुनते रहो, सुनते सुनते ही आपकी आदत बन जाएगी। गॉस लॉ की प्रूविंग करते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं हम लोग गॉस लॉ को, प्रूव करते हैं गॉस लॉ को। देखो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता था, ई डॉट डी एस। हम लोग जानते थे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। किसकी डेफिनेशन से? ये डेफिनेशन है किसकी? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसकी है? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक चीज़ आप लोग और जानते हो, क्या जानते हो कि E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। हाँ या ना? तो इसको हम लोग देखिए लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ, मान लेता हूँ ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज हमेशा हम लोग कैसा लेते हैं, गोल। ठीक है, चार्ज को क्या मानते हैं, गोल। तो अगर एक चार्ज है, अब वो चारों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकाल रहा है, तो उसका जो एक स्फीयर बनेगा, जिसको मैं कहूँगा गॉसियन स्फीयर। क्या कहूँगा? गॉसियन स्फीयर। इसको मैं क्या कहूँगा? गॉसियन स्फीयर। एक चीज़ याद रखिए, गॉसियन स्फीयर क्या होता है कि अगर मैं कोई भी चार्ज ले रहा हूँ, डेट इज़ लीनियर चार्ज ले रहा हूँ या सरफेस चार्ज ले रहा हूँ, कैसा भी चार्ज ले रहा हूँ, वो चार्ज यूनिफॉर्मली अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को निकालेगा। तो यूनिफॉर्मली जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अपने चारों तरफ निकालेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सरफेस बनेगा, उस सरफेस को हम लोग कहेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे स्फीयर बन रही है इसलिए गॉसियन स्फीयर है। नॉर्मली उसको हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या कहूँगा? गॉसियन सरफेस। इसको एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ले रहा हूँ एक रॉड, क्या ले रहा हूँ, एक रॉड। ठीक है, ये रॉड है, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, जो आप लोग बचपन में स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ रहे थे। ये रॉड मान लो पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर एक रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर निकाल रहा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रॉड जैसे ही शेप में निकाल रहा होगा। कैसे में निकाल रहा होगा? एक रॉड जैसे शेप में। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक रॉड जैसा ये जो शेप बनेगा, इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। क्योंकि ये जो इसका सरफेस होगा, इसी में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहीं ना कहीं बाहर निकल रही होंगी, इधर इधर से, चारों तरफ से ना। तो ये जो सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। ये भी गॉसियन सरफेस है, मतलब करस्पॉन्डिंग कोई भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो यूनिफॉर्मली उसको दिखा रही हो किसी भी चार्ज के, उसको क्या बोलोगे? गॉसियन सरफेस। जो यहाँ पे मेरा गॉसियन सरफेस बना है वो एक स्फीयर है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? गॉसियन स्फीयर। बात समझ में आ गई? अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है, डेट इज़ 1 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज और आर स्क्वायर ये पूरा पूरा कांस्टेंट है। क्लोज इंटीग्रल आ गया आपके इधर डी एस के लिए। कहाँ गया? डी एस के लिए। क्लोज इंटीग्रल डी एस का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा सरफेस एरिया, पूरा का पूरा सरफेस एरिया। ये क्या है? पूरा का पूरा सरफेस एरिया। तो अगर मैं पूरे के पूरे सरफेस एरिया की बात करूँ, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? पूरा का पूरा 4 पाई आर स्क्वायर।
स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना सरफेस का होल एरिया भाई। क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। मैं इसको एक और मेथड से आपको अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग इससे देख लेते हैं, एक और मेथड से देखेंगे इसके बाद। तो भाई क्या हो जाएगा देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है हमारा गॉस लॉ, यही क्या है हमारा गॉस लॉ कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड ऑन एप्सिलॉन नॉट। लिख लीजिए। ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में समझेंगे, सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है, और आपके नॉर्मल एंगल क्या होता है, और उसकी मदद से मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा गॉस लॉ, ठीक है। उसमें सॉलिड एंगल बना के मैं गॉस लॉ प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।